बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। इसका मतलब ये है कि इस देश की जनता अब भय के माहौल से मुक्त होकर बदलाव के लिए तैयार है। मतलब पठान आपने देख लिया, वो भी झूठी है मुझे लगता है, लेकिन पठान आपने देख लिया तो इसका मतलब है 2024 में मोदी जी चुन के नहीं आएंगे। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि सबको मालूम है 2024 की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि आपको ये तय करना है। आपने, मैम ने पठान का जिक्र किया, पठान हिट है, फ्लॉप है, जो डेटा निकल कर आ रहे हैं वो सच्चे हैं, झूठे हैं। एक वर्ग कह रहा है कि ये सारे पेड हैं। पठान के इलाके में तो आटे पे लड़ाई हो रही है। एक कह रहा है कि पूरी तरह से अनपेड। लेकिन एक सच्चाई जिसको मैंने शुरुआत में भी वहां पे कहा था कि आज भी इस देश में एक बड़ी आबादी है जो कट्टर नहीं है, जो अपने आप को यूनिफॉर्म मांगती है, जो नौकरी करना चाहती है, एक सामान्य जीवन जीना चाहती है, सुबह उठती है, नहाती धोती है, पूजा पाठ करती है। जिस परिवेश में मेरा जन्म हुआ, हमारे यहाँ सिखाया गया कि आप सुबह उठते हैं, बिना स्नान किए आपको खाना नहीं मिलेगा। तो एक परंपरा बन गई। हम बाहर भी निकले तो हम करते रहे, सूर्यदेव को जल चढ़ाना था, वो करते रहे, हाथों में कलावा रहा, बाहर दिल्ली पहुंचे, धीरे धीरे चीजें गायब होती रहीं, हम बदलते रहे, माँ बाप हमें टोकते रहे और हमने कहा आप लोग आउटडेटेड हैं। आपको सिर्फ उन्हें वो समझाना है। आप खाना खिलाते हैं किसी को, आप एक रोटी रख दें, और एक होता है आप प्यार से खिला देते हैं। वो जो एक अपनापन है समझाने का तर्कों के साथ, मुझे लगता है कि अगर उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा तो युवा शक्ति है वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी। बनस्पत उस लकीर को अगर आप छोटा करना चाहेंगे तो आप किसी के सोच पर, विचारों पर अंकुश नहीं लगा सकते। 18 साल के बाद सरकार भी आजादी देती है कि आप वोट किसको डालते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति इसको वोट देता है, दूसरा हो सकता है बेटा अलग देता है। अंकुश ने एक बड़ी अच्छी बात कही अंशुल कि आप स्कूल में होते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस अलग होता है। आप जर्नलिज्म में जाते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनका आपने देखा होगा कि पुराने ट्वीट्स आप उठाएंगे, उनका इंक्लिनेशन जो था वो एक तरफ था, बाद में गए वो बदल गया। या बहुत सारे बच्चे कॉलेज में, आप खासतौर पर आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि उनकी आइडियोलॉजी, फैमिली बैकग्राउंड अलग था, लेकिन इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप पॉजिटिव तरीके से करते हैं और इन बातों को आप तर्क के साथ उन्हें समझा देते हैं तो समझी हुई बात जीवन भर याद रहती है और वो एक के थ्रू बढ़ती जाती है, जिसका असर जो है व्यापक होता है। तो मुझे लगता है कि उस लकीर को बड़ा करने की जरूरत है। और जैसे वो शिवलिंग वाले वीडियो का मैंने जिक्र किया कि हम हजारों रुपए मूवीज में उड़ाते हैं। हाँ, एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि शुभांकर जो हम सबकी नज़रों में चमका जब जहाँ से, एंकर तो ये हैं, वो इन्होंने एक वीडियो बनाया कि शिवलिंग पे लोग जल या दूध क्यों चढ़ाते हैं और वो कितना ज़रूरी है। और आप मान के चलिए जो बच्चों के मन में अगर 1% भी डाउट था, उस वीडियो को देखने के बाद दे आर कन्विंस्ड, वो भी मंडे जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। और आपको बस वो रीजन देना, आपको उन्हें बताना है कि अगर वो कोई चीज कर रहे हैं और उनसे सामने से काउंटर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका जवाब क्या दे सकते हैं। हम नए साल पे पटाखे जलाते हैं, कोई सवाल नहीं खड़े करता। हम बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं, गर्लफ्रेंड साथ घूमने जाते हैं, फोन गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव पे निकल जाते हैं, लेकिन वो दूध को लेकर सवाल होते थे। तो मेरी बस इतनी सी सोच है कि इस देश की जो बड़ी आबादी, जो आज भी एक मॉडरेट आबादी है, जो बहुत ज्यादा कट्टर नहीं है, जो बहुत ज्यादा सामने वाले को छोटा नहीं समझती है, उसमें अगर उस आबादी को आप एक बड़ी वजह देंगे अपनी चीजों को सम्मान करने की, वो बिंदी लगाने की, वो धर्म को अपनाने की, वो मंदिरों में आने की, वो कलावा पहनने की, उसके पीछे के उन्हें आप तर्क बताएंगे, तो मुझे लगता है कि जो मुख्य मकसद है, जो बड़ा मकसद है, शायद वो आसानी से सफल हो जाएगा। और इसमें आप किसी को नीचा भी नहीं दिखा रहे हैं, जो भारत की खूबसूरती है, और दुनिया भर में आपको कहीं भी सर झुकाने की नौबत भी नहीं आएगी। बहुत अच्छे। आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस करना चाहूँगा कि तर्क वितर्क आजकल बच्चों को बहुत शौक है करने का। दे वॉन्ट टू डू आर्ग्यूमेंट। खैर हम लोग तो उस जनरेशन से हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की भी डांट सुनी और बच्चों की भी सुन रहे हैं। तो पर सिचुएशन ये है कि जैसे ही मैंने अपने हाथ में ये डाला काशी में कलावा के साथ, तो मेरे घर में मेरा बेटा भी आके बोलता पापा मुझे भी ला दो, अच्छा लग रहा है। फैशन के साथ चलना, टाइम के साथ चलना भी ज़रूरी है। क्या सोशल मीडिया मॉडर्नाइजेशन के टाइम में जो ये आया है सोशल मीडिया, ये धर्म में भी कोई चेंजेस ले आएगा क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि धर्म में मतलब सोच, धर्म के बारे में सोच को लेके आप तीनों से एक एक करके, जैसा आपको। एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा मैं। हर हर शंभू गाना किसने सुना है? देखिए यही असर होता है। वो एक गाना आया जिसने आपको थोड़ा सा अपडेट कर दिया, पैपी नंबर, यूथ को वो दिया जो वो सुनना चाहते थे, जिसमें धर्म भी था। या बादशाह का वो सॉन्ग आया था जो रैप था, वो शंभू के लेकर था, ओम शिवाय मूवी का। जब आप
अपडेट करते रहते हैं अपने। कई बार आपको अपनी चीज़ें पहुंचाने के लिए थोड़ा सा तरीके बदलने पड़ते हैं। जैसे मैं देहरादून गया था, मैं ऋषिकेश गया था मैं, तो वहां पर एक साधु जी थे, तो उन्होंने कहा कि हमने फॉरेन में, अमेरिका में एक मंदिर खोला है और उस मंदिर में हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि ये मंदिर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी का काम क्या है। तो उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के जरिए जो यूथ है वो आता है, और जब यहाँ आता है और उसे हम यहाँ की बातें बताते हैं या वो हमारे कल्चर को देखता है तो उसका रुझान अपने आप हमारी तरफ चला आता है। तो कई बार थोड़ा सा तरीके जो हैं मुझे लगता है वो भी अपडेट करने की जरूरत है। हेलो हेलो देखिए, ये जो मंदिर को स्पोर्ट्स का सेंटर बनाने की बात है वो एक्चुअली मॉडर्न सोच है ही नहीं। हमारे मंदिर पहले ऐसे थे कि वो पूरी सोशल चेतना के केंद्र थे। वहाँ पे स्पोर्ट्स भी होता था, कल्चर भी होता था, एजुकेशन भी होता था, सारा ही होता था, वो अलग बात है। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगी और मुझे एक्चुअली ये मेरे इंट्रोडक्शन में बात बोलनी थी, लेकिन आज अब याद आया तो बोल रही हूँ कि कल मैं आनंद रंगनाथन जी को सुन रही थी और कुछ और वक्ताओं को भी सुन रही थी, जिन्होंने बोला कि हिंदू जागा हुआ है, लेकिन क्या हिंदू की परिस्थिति सच में सही है। तो मैंने कल तो उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि कल मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैं बहुत ब्रीफली उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेके इस बात को देखने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि बिफोर 2014 क्या महाकाल कॉरिडोर बनना संभव था? क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना संभव था? क्या कश्मीर फाइल जैसी मूवी बन सकती थी, चाहे बनाई किसी प्राइवेट डायरेक्टर ने हो, लेकिन ऐसी मूवी बन सकती थी? आज मैंने देखा कि कुछ बहुत रिमार्केबल हो रहा है। श्रृंगेरी से शारदा माँ की मूर्ति जो निकल चुकी है ऑलरेडी श्रृंगेरी से 24 जनवरी को, और वो 22 मार्च को कश्मीर में कुपवाड़ा में टीटवाल में पहुंचेगी, जहां पे इतने सारे शतकों के बाद एक हिंदू मंदिर बन रहा है, माँ शारदा का मंदिर बन रहा है। चाहे छोटा ही है लेकिन वो बन रहा है, और वो जो यात्रा जा रही है वो हर स्टेट में जा रही है, और हर स्टेट के लोग जो हैं वो वहाँ उसको पूजने के लिए वहाँ रास्ते में उसको जा रहे हैं। ये भारत की एकात्मता है। ये पहले जो हम लोग अपने आप को हिंदू बोलने में कतराते थे, अपने कई सिंबल्स को पब्लिकली दिखाने में कतराते थे, अब वो नहीं है। और चाहे आप उसे सोशल मीडिया का प्रभाव भी कहिए या चाहे उसे देश का बदलता हुआ माहौल कहिए, लेकिन अब एटलीस्ट इस हॉल में जो लोग मौजूद हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अपने आप को सबसे पहले हिंदू मानते होंगे, ना कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ और। ये बहुत बड़ी बात है। और दीदी इस पे एक बात और बोलना चाहूंगा कि जहां हिंदू शेर है वहीं दुश्मन ढेर है। मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया जितना चेंजेस हमने देखना हमारी जनरेशन ने, उतने किसी ने नहीं देखे होंगे। हम लोग वो जनरेशन के हैं जो पीसीओ में जाके बात करते थे, बाद में फ़ोन आए। हम वो हैं जो टीवी डब्बे में देखते थे और एलसीडी एलईडी में देख रहे हैं। तो जब हम लोग में इतने चेंजेस देख लिए, मतलब जब मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, तो हम लोगों ने उसको इस्तेमाल भी उस हिसाब से किया कि किस तरह से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ों में। अब आप देखिए कि आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारी रील्स की बात मैं करूं, बहुत ऐसे क्रिएटिव, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं, आप इस सुबह मुलाकात हुई, तो वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं जिससे लोग जो है वो उन वीडियोस को देखकर वो अट्रैक्ट भी हो, उनसे बोर भी ना हो। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऐसे मांग चलते हैं कि यार ये सब चीज़ें पढ़ना, ये सब चीज़ें करना, ये बड़ा हुआ काम है। इस मिथ को तो शुभांकर ने तोड़ दिया। हाँ, इसके वीडियोस कोई भी 7, 8, 10 ऐसे मिलियन से कम जा ही नहीं रहे, और वो सब धार्मिक हैं। हाँ, तो अब क्या है ना कि जो नए नए वीडियोस आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो उनको देखने के बाद उन्हें सीखने को मिल रहा है, उनको वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो समझ रहे हैं कि हाँ क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ और बता दीजिए सबको, वीडियो की क्या लेंथ है जो चलती है ज़्यादा, मतलब कितने मिनट का वीडियो हो जो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है? ये तो सर ही बता पाएंगे, शुभांकर सर, क्योंकि आपकी बात से मुझे एक घटना याद आ गई। अभी केदारनाथ हम गए थे आज तक की तरफ से कवर करने, जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए थे। एक लड़का मिला मुझे वहाँ कवरेज के दौरान जो नंगे पैर आया हुआ था, और वहाँ जाने के पहले हम लोग बाकायदा डीकैथलॉन जाकर ग्लव्स, वहाँ वाले शूज़, वहाँ के सॉक्स सब, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और मुझे ठंड लगती है, वो नंगे पैर मुझे मिला। और मैं हैरान था कि वो क्योंकि कतार बहुत लंबी थी, आप नीचे से
कतार थी तो हम बात करते हुए जा रहे थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप नंगे पैर क्यों हो? तो उसने कहा सर दर्शन तो नंगे पैर ही किए आते हैं। फिर मैं स्तब्ध था, मैंने कहा आप किससे आए थे? आप चौपर से आए थे, घोड़े से आए थे? बोला पैदल यात्रा करते हुए आया था मैं। मैंने कहा कि आप किसके साथ आए हो? बोला अकेले ही निकला था, भोलेनाथ की भक्ति है जिसने बुला लिया था। जय जस्ट भोलेनाथ। 1920। और मुझे उसमें जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जब आप वो वजह देते हैं, सोशल मीडिया का उसमें इंपैक्ट भी था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी इंपैक्ट है जिन्होंने बीते 8 सालों में 6-7 बार वहां गए, साधना की, टीवी पर वो दिखाई पड़ा। उसमें इंस्टाग्राम का भी बहुत बड़ा रोल है कि उसके रील्स जो हैं वो ट्रेंड होते गए। हजारों ऐसे वीडियोज आए जो हर हर शंभू पे लोगों ने केदारनाथ जाकर बनाए और हजारों रील्स वायरल हुई। और उससे असर ये हुआ कि वो बच्चा अकेले निकला और अकेले नंगे पैर वहां पहुंच गया। आप किसी को फोर्स भी करेंगे तो वो नंगे पैर नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो प्रेरणा है ये आप दे सकते हैं और ये सकारात्मकता के जरिए आ सकती है। ये दबाव डालकर आप नहीं करवा सकते। दबाव डालकर एक हद तक होता है, आप उसे वो वजह दीजिए, आप अपनी बातों की लकीर इतनी बड़ी कर दीजिए कि सामने वाले के मन, मंदिर, मस्तिष्क में घुस जाए, जैसे बचपन में माँ बाप ने सिखाया, और फिर वो उसका असर जीवन भर रहता है। तो दिल पे जब शिव बैठे हो तो ताकत तो शरीर को मिल ही जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे जलने से पहले इस दिल को निकाल लेना, कहीं वो ना जल जाएं जो दिल पे बैठे थे। शंकर जी से मेरा सवाल है, जैसा कि टीवी चैनल में आप काम करते हैं और हम लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम सुशील चौधरी है और खबर इंडिया वेब पोर्टल चलाते हैं। जिस तरीके से टीवी चैनल्स में जो नैरेटिव और जिस तरीके से चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज तक चीज़ें पहुंच जाती है, ये कब तक सुधरेगा या फिर ऐसे ही और बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि ये नफरत की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। देखिए, जहां तक नफरत की बात है, मुझे लगता है कि नफरत तो सोशल मीडिया पर भी, आप ट्विटर पर लिख दीजिए कि मुझे लाल रंग पसंद है, लोग आपको कम्युनिस्ट कह देंगे। आप नीला लिख दीजिए, कहेंगे अम्बेडकरवादी। आप भगवा लिख दीजिए, आपको कहेंगे आप राइट विंग ताल्लुक रखते। तो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां नफरत है। जहां तक बात टीवी की है, मुझे लगता है कई बार कि टीवी आपको सब चीज दिखाता है। टीवी में अच्छाइयां भी हैं, टीवी भी जिंदगी की तरह है। लेकिन भारत में मुझे लगता है कि यह थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर रोड पे कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाए तो हम खड़े होकर वहां पर वीडियो बनाने लगते हैं उसकी मदद करने की जगह पर। तो कई बार मुझे लगता है कि इसमें दोष हमारा भी है कि कोई ऐसी चीजें जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल होती हैं, जिसमें विवाद होता है या कोई तमाशा हो रहा है या दो लोग थप्पड़ मार रहे हैं, हम वहां खड़े होकर उसे एंजॉय ज्यादा करने लगते हैं। लेकिन अगर वाकई में किसी को मदद होगी तो कई बार हम निकल जाते हैं। तो वैसे ही टीवी की भी कई कहानी है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का एक काफी विवाद हुआ, बाबा जी का काफी विवाद रहा और उसके बाद टीवी पर बहुत सारी घटनाएं घटी और उसकी अगर आप रीच देखेंगे तो एक एक वीडियो की रीच जो थी वो 20 मिलियन, 18 मिलियन, 22 मिलियन। टीवी रेवेन्यू के हिसाब से भी चल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए रेवेन्यू भी आ रहा है और जितना ज्यादा वो रेवेन्यू आ रहा है उसने कई सारे यूट्यूबर्स को नए सिरे से रिवाइव कर दिया। कोई गाली देकर पैसे कमा रहा था, कोई समर्थन देकर पैसे कमा रहा था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें हमारी भूमिका भी है। अगर आप अच्छी बात करेंगे किसी योजना को लेकर तो शायद उसको देखने वाले 10-5 होंगे, उसको स्किप कर जाएंगे, अंशुल समझते होंगे। लेकिन आप कंट्रोवर्शियल ट्वीट करते होंगे कोई भी, तो उसकी रीच जो होगी वो सडनली आसमान को पहुंच जाती होगी। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो रीच है वो 3 ऑर्बिट्स में अलग अलग है। एक रीच है अपने ऑर्बिट में, जैसे मान लीजिए बीजेपी वाले ट्वीट कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ही पढ़ रहे हैं। एक है कि कांग्रेस वाले ट्वीट कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले ही पढ़ रहे हैं। एक है जो किसी पार्टी के नहीं है पर वो कुछ ट्वीट कर रहे हैं तो वही लोग पढ़ रहे हैं। तो इस सिस्टम को कैसे, इकोसिस्टम को ब्रीच करें? जिस दिन आप इस इकोसिस्टम को ब्रीच करते हो उस दिन ट्वीट वायरल हो जाती है। तब आपकी ट्वीट कांग्रेस वाले शेयर करने लग जाते हैं या उसके ऊपर कमेंट करने लग जाते हैं। दैट इज हाउ यू गो वायरल। मैं टीवी को भी जिम्मेदार मान रहा हूं, मैं खुद वहां पर हूं। टीवी ने तो कन्हैया की हत्या करवा दी, टीवी ने कराई। उसके बाद अभी नूपुर के बयान के बाद, और उसके बाद अभी एक वीडियो देख रहा था मैं सुब्राष्ट्र जी का। उन्होंने एक मौलाना से पूछा कि उसने बोल दिया कि ऋग्वेद में पर्दे पर भी ये बहुत सारी चीजें हैं। उसने किसी का व्हाट्सएप पढ़ा और उसने बोल दिया, पेज नंबर बताया। जब सुब्राष्ट्र ने पूछा तो उसके पास जवाब नहीं था, भाग गया वो एक तरह से। उन चीजों पर जोर तो जाता है परंतु उसका सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा ना हमें कुछ। यहां सबसे बड़ी समस्या आ रही है। देखिए, मैं एक लाइन पूछूंगा, आजकल टीवी, अच्छा लास्ट टाइम आप में से कितने लोग टीवी कब देखा था? टीवी सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं। मेरा यह मानना है कि मौजूदा दौर में टीवी जो है वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। दिन भर में 1000 प्रोग्राम अलग अलग चैनलों में जाते होंगे, लेकिन अगर
शहजाद की क्लिप मिलती है तो आपको ट्विटर पर, फेसबुक पर मिलती है। तो सोशल मीडिया का एक बड़ा नहीं, पर सुशील भाई का कहना ठीक है, इसमें मंथन की जरूरत है और हम सबको मिलकर और समाज को भी इस पे मंथन करना चाहिए। समाज में पत्रकार भी हिस्सा है। जी भैया। शर्मा है और मैं भी सुशील भाई की तरह हिंदुस्तान 9 न्यूज़ के नाम से एक पोर्टल चलाता हूँ। और हम कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा माइक अगर, कुछ लोग हैं हम जो दिल्ली से आए हैं और एक ही तरह का काम करते हैं। यूपी इलेक्शन कवर करते करते मेरे को पता लगा कि मेरे को करना क्या है। अदरवाइज मैं दिखा रहा था इधर भी उधर भी, लेकिन पता लगा सोशल मीडिया पे है एक ही तरह की गाली खा लो, दोनों तरह की गाली ना खा के एक ही तरह की गाली खानी पड़ेगी। टीवी तो नहीं है कि आपको 20 करोड़ का इधर से एकदम से ऐड आएगा या कुछ भी आएगा। तो अपनी विचारधारा के साथ आप चल लो, जो भी आपकी विचारधारा है। मेरे को था कि हाँ मेरी विचारधारा है थोड़ा सा हिंदूवादी है, थोड़ा सा उस तरह की विचारधारा है। और उन एरिया में कैराना हुआ, उन एरिया से ज़्यादा मैंने टच किया है नाहिद हसन के, वहाँ पर जाकर कवर किया तो पता लगा कि लोग हमें कितना जल्दी से मारना चाहते हैं कि हाँ भाई ये जितना जल्दी लपेटे में आए इनको लपेट लो, ख़त्म करो कहानी। 5-10 मिलियन लोग इनकी वीडियो देख लेते हैं। पर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। शुभंकर जी आपके लिए ये सवाल है, नेशनलिस्ट हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक लाइन क्यों आ जाती है बीच में, ये यूट्यूबर है हम टीवी वाले हैं और टीवी वाले हम और ये यूट्यूबर है, तो इनका अलग चल रहा है हमारा अलग चल रहा है। एक हमारे विनोद शर्मा के साथ मदरसे में एक कांड हो गया था दिल्ली में, किसी टीवी वाले ने उसको कहीं नहीं दिखाया, कोई ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं किया, हालांकि सोशल मीडिया पे 100 करोड़ लोगों ने उसको देखा। 100 करोड़ लोगों ने एक दिन के अंदर उसको देखा। और रेवेन्यू की तो बात ही मत करिए, पैसे तो हमें चाहिए ही नहीं किसी से। आप थोड़ा सा मदद कर दीजिए ट्विटर पर और इन सब पर। मुझे लगता है हमारा जो एक चीज मैं पहले बोलना चाहूंगा, शुभांकर इसका जवाब जरूर देंगे, कि चिंता मत कीजिए, सब टीवी वाले भी यूट्यूबर ही बन रहे हैं आजकल। ये कहीं ना कहीं सुशील भाई, नवीन भाई जो 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आज यहाँ पे बैठे हैं, हम उन्हें देख के आगे बढ़ रहे हैं, ये उनकी बदौलत है कि टीवी वाले यूट्यूब पे आ रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। जय माता दी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर आदमी को समय के साथ अपडेट करना पड़ेगा। जो आज सोशल मीडिया की अहमियत नहीं समझ रहा है, वो शायद कहीं ना कहीं अगले कुछ सालों में अपने आप को गायब पाएगा। कोरोना काल के दौरान मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था, उसके पहले बहुत सारी स्टोरीज हम करते थे, कई राज्यों में पूरे इलेक्शंस कवर किए, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको 10 लोग नहीं मिलते थे जो आपको याद रखते थे। और कोविड के दौरान जब हमने सोशल मीडिया शुरू किया तो आपको लोग मिलते थे। तो सोशल मीडिया की ताकत है, उससे नकार नहीं सकते। रही बात आपके सवाल के जवाब की, तो मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि हम सुधरे जग सुधरा। अगर हर आदमी ये सोच ले कि हम सुधर जाएंगे तो एक एक करके शायद दुनिया सुधर जाएगी। तो सबकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जितने सलीके से बात को रखा जा सके। और जो दूसरी बात आपने विचारधारा वाली कही, ये सवाल मेरे मन में भी आता है, लेकिन आज ही घटना है। मैं और सर आ रहे थे और अब से थोड़ी देर पहले हम एक ढाबे पे रुके चाय पीने के लिए। एक मुस्लिम युवक मेरे पास आया, सर गवाह हैं क्योंकि मैं कहानी भी नहीं बना रहा हूँ, सर मेरे साथ थे, वो हमें देख रहे थे, वो हमारे पास पहुंचे। मेरी प्रोफाइल पर आप आएंगे तो उसमें हिंदू धर्म से जुड़ी, पूजा पाठ से जुड़ी बहुतेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यहाँ भी कई सारे मेहमानों से मैं मिला, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें, इसको भी आप वीडियो के जरिए बना लीजिए। मैंने कहा आप भेजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन वो शख्स हमारे पास आया, मिला, उसने भेंट कुछ उसे करना था, तो उसने कहीं से दौड़कर एक किताब ला कर दे गया कि मेरा कुछ अंश जो है वो आपके पास चला जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप सबसे नफरत कर लेंगे तो शायद फिर वहां पर आपको लेके एक परसेप्शन बन जाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट होंगे जो बहुत अच्छी बातें रखते होंगे, फैक्चुअली रखते होंगे, लेकिन उनके वीडियोस की में उनकी शक्ल देखते आप स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपके मन में एक पूर्वाग्रह है कि ये फलाना आदमी सिर्फ यही बोलेगा, या इसके पास जाएंगे वही कहानी आएगी, या यहां जाएंगे ये कहानी आएगी। और ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग आज के टाइम में विचारधारा में बटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कुछ आवाजें ऐसी आनी चाहिए जहां पर लोग कम से कम सुनना पसंद करें और उसके बाद ये तय करें कि कहानी सही कितनी है, गलत कितनी है। और एक बड़ी आबादी जिसका बार बार जिक्र कर रहा हूं, जिस मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूं, वहां मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परसेप्शन वाले को ना सुनकर उसको सुनना चाहेंगे। तो उम्मीद जो है मुझे लगता है नहीं खोनी चाहिए। और बाकी किसी ने सच कहा है कि आंख के बदले आंख लेंगे तो शायद पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। मैं एक मिनट, हमें पीछे से इशारा आ रहा है कि हमारा समय पूरा हुआ। एक मिनट सर, और
शुभांकर जी से मैं पहले ही मिला हुआ हूँ। वो मतलब पहले ही डाउन टू अर्थ इंसान है, मतलब उनसे जब भी मिलो वो नॉर्मल बात करते हैं। सर शुभांकर जी, आप हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। कोई इंसान यहाँ पे यूट्यूब पे एक्टिव होगा, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, तीनों पे आप धमाल मचा के रखते हो, हर बार की बात है। पर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो आपने नेशनल मीडिया सोशल मीडिया कॉन्क्लेव है, इसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिन के 10 मिलियन भी हैं, जो हमारे मतलब इतने मिलियंस में व्यूज जाते हैं, हर मंथली की रीच इतनी अच्छी है, कहीं ना कहीं फर्क नहीं लगता आपको ट्विटर वालों में और यूट्यूबर्स में? थोड़ा सा फर्क है कि और जो कहीं ना कहीं आप ट्विटर, मतलब आप लोग सीनियर लोग हैं, मतलब आप लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, बट आप लोग हमारी वीडियोज ही ट्वीट करते हैं और ये उसका- सारा भ्रम है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट आप हमारे वीडियोज ही ट्वीट करते हैं और हमें क्रेडिट भी नहीं मिलता उसका, और लास्ट तक भी जाके भाई, इसमें तो मैं- एक चीज और क्रेडिट भी नहीं मिलता। और उसके बाद में जो ट्वीट करते, जो नेता ट्वीट करते हैं, मैं बीजेपी के स्पेशली नेताओं के बारे में कहूंगा, हम भी राष्ट्रवादी लोग हैं, पर बीजेपी के जो नेता ट्वीट भी करते हैं हमारे वीडियोस, उनसे हम कहीं बाहर मिलते हैं तो कहते हैं भाई हम तुम्हें देखते रहते हैं, वीडियो देखते हैं, उन्हें एक फोन करो, वो एक फोन भी नहीं उठाते सर। सबसे बड़ी बात तो यही है, और सबसे बड़ी बात ये चाहते हैं। भाई मेरा नंबर नोट कर ले, आज तक कभी ऐसा हो तो मुझे फोन करियो। सर एक बात और, क्योंकि सर सबसे बड़ी बात है, हम लोग अपनी जान पे खेलते हैं। मेरा शाहीन बाग का वीडियो 50 मिलियन ट्रेंड गया था और सारे नेताओं ने ट्वीट किया था यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग यहाँ बैठे सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, लेकिन उसका सपोर्ट किसी की तरफ से नहीं आया कि यार आप भी एक नेशनलिस्ट हैं, आप भी ये हैं वो है। बस सब कहते हैं भाई एक कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो बनाते रहो, ऐसी हमारे लिए, हम पोस्ट करते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिट नहीं देते सर, क्रेडिट तो दे दिया करो, बस थोड़ी सी यही बात थी। नहीं, इनका कहना है क्रेडिट और कैश दोनों आना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भाई ये क्वेश्चन मैं- अंशुल मैं जी एक- से है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस बारे बात पर, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ चीज़ ऐसी कहीं, मैं भी सोशल मीडिया से हूँ तो मैं सेम फीलिंग है। लेकिन देखिए, मैं ठीक कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ना रखें तो दिल नहीं टूटेगा। मुझ पे मिशनरी ने मेरे ऊपर एक कंप्लेंट करी थी पंजाब में, वेस्ट बंगाल में मुझे अभी मेरे ऊपर भी एफआईआर हुई है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हाँ, हमें लगता है कि भाई चलो कोई सपोर्ट करते, कोई हेल्प करते हो। मैं भी ऐसे कुछ लोगों को फ़ोन कॉल्स करता हूँ, नहीं पहले से माइंडसेट होता है कि भाई हो सकता है कुछ सपोर्ट ही ना करे, क्योंकि मैं भी वो एक्सपीरियंस भोगा हुआ हूँ। मैं भी आप में से उठ के यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे जो युद्ध कर रहे हैं वो वहाँ पे हम अपने एक ऐसा दायरा है जहाँ हम अकेले हैं। लोग सपोर्ट करेंगे, वो उनकी लिमिटेशंस होंगी, वो आपके लिए ट्विटर पे हैशटैग चला देंगे, लोग फ़ोन पे आपको समझा देंगे, पर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप अकेले हो। कि कोर्ट भी आपको अकेले जाना है, कटघरे में भी आपको अकेले खड़े होना है, वहाँ पे कोई और दूसरा खड़ा नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखिए, आप अकेले कैपेबल हो, आप योद्धा हो सर, योद्धा हो। लास्ट क्वेश्चन। सर जी ये क्वेश्चन अंशुल भाई से है, लास्ट भाई, ये हमारा तरफ से एक रिक्वेस्ट है, हम कब देख सकते हैं कि ये भुट्टो जरादारी की अकाउंट से मोड़ी है तो मुमकिन की ट्वीट चाहिए हमें, आप कब कर सकते हो तो बता दीजिए। वो एक्चुअली अभी क्या है ना, वो पॉसिबल वैसे वो आजकल डांस कर रहे वो पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं वो सब वाला वीडियो फेक था। फेक था। मैं बता दूं, वही पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सर अभी क्या है सर, वो जो कह रहे हैं कि अगर आटा है तो पाकिस्तान मुमकिन है, तो वो लोग अभी आटे पे लगे हुए हैं। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान पॉलिसी की बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी या मोदी गवर्नमेंट की वजह से जो पाकिस्तान का आइसोलेशन हुआ है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत जगह ऐसा हुआ कि पाकिस्तान अभी जो जिस क्राइसिस में है, वहाँ पे ऑलरेडी 3 सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, एक पश्तूनिस्तान, एक सिंधु देश, एक बलूचिस्तान, और उनके मूवमेंट्स में आपको सुनने को मिल जाएगा मोदी है तो मुमकिन है। वहाँ पे मोदी जी के फेवर में नारे लगे हैं। और अभी इंडस वाटर ट्रीटी पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजा है। तो वो तो ऐसा देश है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही आपस में लड़ मर के खत्म हो जाएगा, हमें कुछ करने रोकनी पड़ेगी, ऐसी पोजीशन पर भी है। Thank you. देखिए, इस सेशन को एंड करेंगे। मैं बस 30 सेकेंड्स ऐड करना चाहती हूँ इसके ऊपर। मोदी है तो मुमकिन है, तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि हर भारतीय के लिए पीओके नहीं हो
और हमारे कश्मीर में हमको शारदा पीठ में जाने का सबको हक हो। बस मैं चाहती हूँ कि और 2024 के बाद ये हो जाए। एक शेर से मैं अपने यूट्यूबर्स भाई मेरे बहुत सारे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए बस 2 लाइन कह दूंगा, हालांकि आम दो, कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या कुछ हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता पहाड़ों पे जाके घर करे, हम क्या यूट्यूबर साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा ना कर सके। और आज जिस तरह से हम लोग ये नारे लगा रहे हैं, नेशनलिस्ट सोशल मीडिया कॉन्क्लेव कर रहे हैं, कॉरिडोर्स महाकाल काशी में जा रहे हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार। आपको पता है कि भारत कब टूटा था? कोई बता सकता है? 1947। जिन्ना जी और नेहरू जी दोनों बिल्डर की तरह प्लॉट बांट गए। जिन्ना एक प्लॉट लेके निकल गया और उस प्लॉट पे किसी ने चिंता नहीं की कि हमारे मंदिर और हमारी संस्कृति भी वहां रह गई। उसके बारे में कौन बताएगा? जब हमारी फौजें लाहौर तक पहुंच गई और कैप्चर कर लिया लाहौर को, तब आर्मी के जवानों ने वहां जो जो मंदिर उन्हें दिखे उनको सजाया, साफ किया, पूजा की। बट व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद कभी आज तक नहीं हुआ। मंदिर लुप्त होते चले गए, हमारी संस्कृति वहाँ की लुप्त होती चली गई, हिंदू आबादी लुप्त होती चली गई। ये एक चिंता का विषय था, है और रहेगा। बट जैसे ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला, ये ताकत जब जनता के हाथ में आई तो ये रुख बदल गया। उसी चर्चा को अब आगे बढ़ाना है कि क्या हमारे मंदिरों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्या हमारी संस्कृति के साथ इनजस्टिस हो रहा है, और अगर हो रहा है तो यंग जनरेशन को कौन बताएगा और कैसे बताएंगे। तो आइए उस चर्चा को शुरू करते हैं। हम माइक हैं, अंशुल जी, शेफाली जी, पहले आप दोनों अपना अपना इस बारे में एक मत रख दीजिए। मैं गोवा की हूँ। आप में से कितने लोग गोवा गए हैं? प्लीज़ हाथ ऊपर कीजिएगा। मैं जब गोवा बोलती हूँ तो आपके मन में क्या इमेज आ जाती है? बस 2 शब्दों में बोल दीजिएगा। पहली चीज़ आपके आंखों के सामने क्या उभरती है? बीचेस। और लेकिन गोवा का इतिहास इससे बहुत बड़ा है, बहुत दुखद है, बहुत यातनादायी है। आपको पता है गोवा वो भारत का पहला हिस्सा है जिसमें यूरोपीय कॉलोनियलिस्ट सबसे पहले आए थे 1510 में, जब ब्रिटिश नहीं आए थे भारत में। और वो सबसे लास्ट में मतलब 1961 में वो यहाँ से चले गए। 452 साल तक गोवा पोर्चुगीज़ों के अंदर रहा और उसके 452 साल के इस रूल में पोर्चुगीज़ों ने गोवा पे जो जुल्म ढाए, उन्होंने ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन किया और बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती से क्रिश्चियन बनाया, मंदिर तोड़े। 2 साल में, मेरे पास डेटा है, 2 साल में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 600 मंदिर तोड़े गए, हिंदू मंदिर। हिंदू लड़कों को ज़बरदस्ती उठा के बैप्टिज्म दिया जाता था और उनको सेमिनारीज में लेके गए जाते थे। लेकिन गोवा का असली इतिहास जो है वो भारत के सर्व परिजनों तक पहुंचाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए से सफल हुई। ये है सोशल मीडिया की ताकत। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग सोशल मीडिया पे ऑलरेडी हैं, आप उसका बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज़ करते समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। पहले तो आप जो भी लिख रहे हैं उसको 2 बार 3 बार चेक करके इतना ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें तथ्य सच में है या नहीं। क्योंकि नहीं है तथ्य तो आपने 100 ट्वीट किए, उनमें से 99 सही भी होंगे, लेकिन एक ट्वीट में आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपकी जो विरोधी विचारधारा के लोग जो हैं वो इस एक ट्वीट को उठाएंगे और उससे आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी पे अटैक करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आपकी बात में तथ्य है या नहीं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगी और इसकी ये मैं भी कर चुकी हूँ इसलिए बोल रही हूँ कि हम लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत भावनात्मक तरीके से हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई जानबूझ के हमारे प्रतीकों की अवमानना करता है, कृष्ण जी के बारे में कुछ लिख देता है, राम जी के बारे में कुछ लिख देता है। अभी जो रामचरितमानस पे जो विवाद चल रहा है उससे हमको गुस्सा तो आता है, जाहिर है, क्योंकि ये हमारी आस्था के केंद्र हैं।
लेकिन हमारी विरोधी विचारधारा के लोग चाहते ही यही हैं कि आपको गुस्सा आ जाए और आप बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें, आप कुछ ऐसी चीज़ें कहें गुस्से में जो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें और उसका उपयोग करके वो ये बता सकते हैं कि आप लोग हिंसक हैं, आप लोग गुस्सैल हैं, आप लोग ये सब हैं। तो इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए, तथ्यों को ज़रूर आगे रखना चाहिए, उसका खंडन भी करना चाहिए किसी ने कोई गलत बोला तो, लेकिन बहुत लॉजिकली करना चाहिए और बहुत तथ्यों के साथ करना चाहिए। बस यही मेरी आपसे विनती है। मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन प्रयास किया है जहाँ तक हो सके शुद्ध हिंदी में बोलने का। पता नहीं कहाँ तक सफल हुई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, समय दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। और मैं एक सूचना ज़रूर करूँगी आयोजकों को कि यहाँ पे जो सारे लोग सोशल मीडिया में हैं, हम उनके सारे हैंडल और वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसकी एक लिस्ट बना के अगर सभी लोगों को सर्कुलेट कर दें, यही इकोसिस्टम है, यही बनता है, ताकि मैं किसी को अगर फॉलो नहीं कर सकती हूँ अभी तो मैं कर लूँगी, और जो लोग मुझे नहीं फॉलो कर सकते वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसलिए सबकी रीच बढ़ेगी। और यही तो है जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो शेफाली जी ने कहा बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। और मैं पर एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसे संस्कृति की बात हुई, आपने बिंदी की एक कैंपेन शुरू की, एक कैंपेन ने, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इस दिवाली पे मेरी बेटी बिंदी लगा के आई थी, शी इज़ 25 ईयर ओल्ड। तो मैंने उसको पूछा तुम बिंदी लगा रही हो, अच्छी लग रही हो, मम्मी ने कहा है? तो कह रही नहीं, मैंने इंस्टा पे ड्राइव देखा वो कि नो बिंदी नो बिजनेस वाला, तो मुझे लगा मुझे भी लगानी चाहिए। तो यूथ ऐसे अगर इंस्पायर हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। पर एक शेफाली जी अगर एक बिंदी वाली कैंपेन कर सकते हैं तो सोचो हम 140 करोड़ हैं। हिंदू धर्म की बात तो करें ही करें, पर हिंदुस्तान की बात तो कर सकते हैं साथ में। संस्कृति तो हिंदुस्तान की है ना, उसकी बात करने से क्यों शर्म करते हैं लोग? अंशुल जी इस बारे में थोड़ा सा प्लीज़ प्रकाश डालें। देखिए, मैं इस पूरे जो हम बात करते हैं कल्चर की या फिर हिस्ट्री की, तो जब आप 1947 पे गए तो मैं उसी चीज़ पे जाना चाहता हूँ कि हमारी हिस्ट्री, हमारी एजुकेशन, ये सब कुछ बहुत शुरू से ही कम्युनिस्टों के हाथों में रही। उससे बहुत गैप हो गया। कम्युनिस्ट हमेशा बिलीव करते हैं इन इंस्टीट्यूशनल पावर। उनको पॉलिटिकल पावर से कोई लेना देना नहीं होता। पॉलिटिकल पावर मिल जाए अच्छी बात है, केरला में है बस, अभी कहीं भी नहीं है। बट उनका मेन फोकस होता है इंस्टीट्यूशनल पावर का। या तो वो आपके इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, आपके एजुकेशन में जाएंगे, जर्नलिज्म, मीडिया, मतलब जहाँ जहाँ पे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। अब देखिए, हम सभी ने गाना सुना है, भजन सुना है, रघुपति राघव राजा राम, कितने छोटे से हम सुनते आ रहे थे और बाद में पता चला कि एक्चुअल में ये महात्मा गांधी जी ने नहीं गाया, और रियल सॉन्ग तो कुछ और ही है, रियल भजन कुछ और ही है। तो हम लोग उस जनरेशन में हैं ज़्यादातर कि जो लोग बचपन में कुछ चीज़ें पढ़ते हुए आए और बाद में रियलिटी पता चली कि यार जो पढ़ा था वो तो कुछ और ही था, सच्चाई तो ये है। ये सब चीज़ें कैसे मालूम पड़ी? सोशल मीडिया के थ्रू। अब जो जनरेशन आ रही है, जो हमसे यंग लोग आ रहे हैं, वो सब लोग ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी उनको मिल रही है हम सभी लोगों के माध्यम से, जो हम सोशल मीडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। हिस्ट्री को किस तरह चेंज किया गया, कैसे, आप ये सोचिए कि कितने आज भी हम लोग अपने हिस्टोरिकल किंगडम्स या हिस्टोरिकल कल्चर को नहीं जानते, इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया। मैं आपको, और ये इंस्टीट्यूशनल पावर की बात बता रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक में ये छपा हुआ था, टेक्स्ट बुक में, स्कूल टेक्स्ट बुक में, कि औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़े उसने बाद में मंदिर बनवाए भी। तो एक आरटीआई फाइल की गई। आरटीआई में क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए कि औरंगजेब ने कौन कौन से मंदिर तोड़ के बनवाए। तो एनसीईआरटी का रिप्लाई आया, इसका सोर्स हमारे पास नहीं है। तो जब सोर्स नहीं है तो क्यों छाप दी भाई? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, एजुकेशन सिस्टम में आज भी ऐसे लोग बैठे हैं, और ये अभी से नहीं, ये जब देश आज़ाद हुआ था तब से ही 60-70 साल का वो इकोसिस्टम है जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ भी खेल रहा है, जिसने हमारे
बचपन में या हम लोग जब यूनिवर्सिटीज़ में थे हमारे संग भी खेला, तो वो एजुकेशन में चीज़ें चेंज कर रहे हैं। उससे भी बहुत देर में रियलाइज़ होता है कि हमने जो पढ़ा वो गलत था, या जो चीज़ें पढ़ी वो बिल्कुल अलग ही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितना सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा उतना लोगों ने किताबों में नहीं पढ़ा। आजकल आप देखिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जब नेताजी ने अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया था। सावरकर जी के बारे में हम लोग क्या पढ़ते रहे, सच्चाई क्या देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं और सोशल मीडिया को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट टूल मानता हूँ क्योंकि उससे मुझे खुद बहुत सारी नॉलेज मिली, और जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन चीज़ों पर जा रही है। लेकिन बेटर ये है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ में ये है कि हम लोगों को एक हॉबी ऐड करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब हम अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, हिस्ट्री की बुक्स के बारे में पढ़ें। बहुत जरूरी है ये। आप पढ़ेंगे, कल आप 10 लोग और पढ़ाएंगे। मंदिर में पहले क्या होता था, मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं था, वहां पे सभाएं होती थी, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, संस्कृत के बारे में पढ़ाया जाता था। आज संस्कृत सिर्फ पूरे देश में सिर्फ 8 गांव में ही बोली जाती है और कहीं नहीं बोली जाती। जर्मनी में संस्कृत पर रिसर्च हो रही है, यूएस कॉलेज में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। पॉसिबिलिटीज हैं, बस एक प्रॉपर सिस्टम के साथ अब हम कर सकते हैं, हम सभी लोग कर सकते हैं। थैंक यू। इसी बात पे शुभांकर, आई थिंक यू कैन ऐड लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज यू आर फ्रॉम द मीडिया वर्ल्ड। ये छापने की बात भी कर रहे थे, आप चलाने की भी कर सकते हो, क्या बाइट्स चलती हैं, जरा बताइए ना। देखिए, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपकी डॉटर ने बिना आपके कहे वो बिंदी लगाई। किसी ने उससे फोर्स किया था? नहीं किया। नो वन। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि बड़ा बनने के, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाने के 2 तरीके होते हैं। एक है कि आप उन्हें कहें कि देखो भाई, आप हिंदू हैं, आपको करना पड़ेगा, और दूसरा है आप उन्हें वो वजह दे दें जिसके बाद वो उस चीज को दिल से करना शुरू कर दें। सही बात। और आपको अगर बड़ा बनना है तो इन्हीं दोनों में से आपको तय करना है कि आपको सामने वाले की लकीर छोटी करनी है या तर्कों के साथ अपनी लकीर को इतना बड़ा करना है कि सामने वाले को उसे अपनाने में ना हिचक हो, ना डर हो, ना संकोच हो। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि वो तर्क जो है वो आपको समझाए जाएं, और मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई बात अगर दिल से समझाई जाए या दिल से कही जाए तो वो दिल में जाकर बस जाती है, और फिर उसका असर जो होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं होता है, उसका विस्तार भी होता रहता है। जैसे कि मैम ने जो कहा, आपकी डॉटर ने उसे अडॉप्ट किया, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया होगा। देखिए, हमारी संस्कृति के आयाम जो हैं वो हर चीज़ में है। मतलब खाने में संस्कृति है, जो आप पहनते हैं संस्कृति है, जो जिसकी आप पूजा करते हैं उसमें संस्कृति है, घर में जब आप रंगोली बनाते हैं जिसको इस रीजन में मांडना बोलते हैं, उसका भी मैंने एक थ्रेड शुरू किया था कि रंगोली तो भारत के हर प्रांत में होती है। मैंने ट्विटर पे एक क्राउड सोर्सिंग का थ्रेड शुरू किया था, जब मैंने लोगों से पूछा था कि रंगोली को आपके राज्य में और आपके रीजन में क्या कहते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक फ़ोटो दीजिएगा और बता दीजिएगा कि कैसे बनाई जाती है। तो वो इतना सुंदर थ्रेड था क्योंकि छत्तीसगढ़ से लेके, राजस्थान से लेके, हिमाचल प्रदेश से लेके, बंगाल से लेके मुझे रंगोली के इतने सारे नाम पता चल गए। कोई उसको अल्पना बोलता है, कोई उसको मांडना बोलता है, कोई उसको रंगावली बोलता है, कोई उसको मुग्गू बोलता है, और जगह जगह पे उसमें रीजनल वेरिएशन ज़रूर है, लेकिन उसमें भी एक सबको जोड़ने वाला थ्रेड है कि मुझे मेरे घर को सुंदर बनाना है, और हर दिन उसमें कुछ ऑस्पिशियस, कुछ सुंदर बनाना है। तो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ों को भी मैग्नीफाई कर सकता है अगर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम उज्जैनी में हैं, महाराजा विक्रमादित्य की नगरी में हैं, भर्तृहरि की नगरी में हैं। बस 1 मिनट लूँगी। कल मैं भर्तृहरि गुफा देखने गई थी, जहाँ पे महाराजा भर्तृहरि ने 12 साल तक या 14 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन हु यू टॉक टू, तप किया था। तो महाराजा भर्तृहरि के जो शतकत्रयी है उसमें से एक शतकत्रयी में उनका एक बहुत अच्छा श्लोक है। वो बोलते हैं कि साहित्य कला संगीत विहीन व्यक्ति ये पुच्छ विहीन पशु की तरह होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति ये बोलती है कि हर व्यक्ति को रसिक होना है, हर व्यक्ति को साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति में रुचि रखनी है। और ये सोशल मीडिया ऐसा अस्त्र है जो हमें इन कलाओं को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कर सकता है। उसका यूज़ हम करें, कैसा करें, उसका उपयोग हम कैसा करें, वो टोटली हमारे ऊपर है।